Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will discuss the protein structure. Okay, there are four level of protein structure. Okay, there are four level of protein structure. Primary, secondary, tertiary, and quaternary. Okay, there are four level of structure: primary, secondary, tertiary, and quaternary. Let's start from the primary structure. Let's start from the primary structure. What is primary structure? Okay, we'll see the primary structure. Primary structure of protein Okay, it is simplest structure. It is the simplest structure. It has a straight chain structure. It has straight chain structure. ओके, एकदम सबसे सिंपल. कोई भी अगर प्रोटीन डीनेचुरेट भी होती है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आकर के खत्म हो जाती है. ठीक है, एक सीक्वेंस होता है. ये क्या होता है? इट इज सीक्वेंस ऑफ वेरियस अमीनो एसिड, ओके. ये एक सीक्वेंस होता है. आफ्टर डीनेचुरेशन protein acquires primary structure. जब भी अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है तो वो क्या होता है? वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाता है. वो आ जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में. नोट डाउन दिस. एक लाइन इस पे भी लिख देंगे और ऊपर से हम इरेज करते हैं. इफ एनी change in sequence of
अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड takes place, then biological function of protein changes, then biological function of protein changes. ठीक है, तो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में क्या जाना। पहला तो एक स्ट्रेट चेन होती है, ये एक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को बताता है कि किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड लग गए होते हैं। जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं, जैसे एल्बुमिन की बात करते हैं, एग की बात करते हैं, तो एग में जो प्रोटीन होती है उसको एल्बुमिन बोला जाता है। और जब उसको हम बॉयल कर देते हैं तो बॉयल करने के बाद वो क्या होता है, बॉयल करने के बाद वही अमीनो एसिड वहाँ पे एल्बुमिन जो है प्रोटीन डीनेचर हो जाती है। तो जब डीनेचर होती है तो उसका स्ट्रक्चर प्राइमरी हो जाता है। तो कहीं भी अगर ऐसी प्रोटीन जिसके अंदर क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर हो, टर्सरी स्ट्रक्चर हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो, तो अगर उसको हम बॉयल करेंगे तो वो क्या होता है, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन विच गिव्स अस द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर। किस सीक्वेंस में प्रोटीन अमीनो एसिड लगे हुए हैं वो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर बताता है। ठीक है, और अगर एक भी सीक्वेंस में हमने अमीनो एसिड के चेंज किए, कोई भी अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज किया, आगे से पीछे किया, तो क्या होगा, प्रोटीन का बायोलॉजिकल फंक्शन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो ये हमने जान लिया प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। एक बार फिर से बताते हैं, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड बताता है। ठीक है, कोई भी प्रोटीन डीनेचर होती है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाती है। अगर कोई भी सीक्वेंस चेंज होता है अमीनो एसिड का प्रोटीन के अंदर, तो उस प्रोटीन का बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। जो फंक्शन वो कर रहा होता है वो फंक्शन दूसरा हो जाता है। ओके, आइए अब हम आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही बना होता है। किससे बना होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर से। तो जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ प्रोटीन्स अमीनो एसिड बढ़ते जाते हैं, तो स्ट्रेन के कारण जो है कि क्वाइलिंग होने लगती है। ठीक है, क्वाइलिंग होने लगती है और उसमें डिफरेंट टाइप के बॉन्डिंग्स होने लगते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड होने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदलता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ठीक है, कि अगर सपोज कर लो कि हम कोई थ्रेड लेते हैं, एक सिंपल सा थ्रेड ले लेते हैं। अब उस थ्रेड की हम लेंथ बढ़ाते जाए, थ्रेड की लेंथ बढ़ाते जाए, तो उस थ्रेड में क्या होगा कि अगर उसको हम सस्पेंड करेंगे तो उस थ्रेड में जो है टोरिजन्स होने लगेंगे, मतलब ऐठन होने लगेगी। क्यों, जैसे जैसे वेट बढ़ेगा, ग्रेविटी अगर उसके ऊपर काम करेगी तो वो क्या होगा, घूमने लगेगा। ठीक है, वैसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ने लगते हैं, नंबर ऑफ एमिनो एसिड बढ़ने लगते हैं, तो उसके कारण जो है कि वहाँ पे क्वाइलिंग होने लगती है। और क्वाइलिंग होने के कारण जो है कि एक नया स्ट्रक्चर मिल जाता है जिसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है उसमें दो तरह होते हैं, एक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और एक बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक अल्फा हेलिकल होता है और एक बीटा प्लेटेड। चलिए आते हैं तो हम देख लेते हैं इसको क्या है। यहाँ पे
ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन is generated by increasing number of amino acid okay, number of amino acid and it result coiling in structure of protein is in primary structure. Which is converted into secondary step. Okay, hydrogen bonding and disulfide bonding results formation of alpha helical and beta pleated structure respectively in secondary structure. ओके, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जैसे जैसे एमिनो एसिड का नंबर बढ़ता है, सीक्वेंस चेंज होता है, वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन की वजह से स्ट्रेन पैदा होने लगता है, वो स्ट्रक्चर हेलिकल होने लगता है और इसके बाद जब उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने लगते हैं तो वो प्लेट के रूप में हेलिक्स जो होते हैं प्लेट के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो दो होता है, एक तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और एक बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक बार इसको फिर से बता देते हैं कि ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो जेनरेट होता है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड इट रिजल्ट इन कॉइलिंग। इससे क्या होता है, कॉइलिंग हो जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में और इससे क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड बॉन्ड के कारण
जो है फॉर्मेशन हो जाता है अल्फा हेलिकल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अल्फा हेलिकल, और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग के कारण बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि सेकेंडरी प्रोटीन हैज या सेकेंडरी प्रोटीन has two structures. First is alpha helical, and second one is beta plated structure. Okay, alpha helical structure means this is the alpha helical structure due to hydrogen bonding, and beta plated structure is like this. Okay, here is SS bond. SS bond. This is the beta plated structure and this one is the helical structure. ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या देखा, पॉलीपेप्टाइड चेन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो हम यहाँ पे इसका एग्जांपल अगर जानना चाहें तो इसका एग्जांपल है केराटिन। ओके, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, केराटिन है। एंड केराटिन किस में पाया जाता है, केराटिन नेल, हेयर एंड ऊल। ये केराटिन क्या होता है, हमारे नेल में, हेयर में और ऊल में पाया जाता है। ठीक है, तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर केराटिन में पाया जाता है, जिसमें केराटिन एक डेड प्रोटीन है। केराटिन क्या है, याद रखेंगे कि एक डेड प्रोटीन है जो कि नेल, हेयर और ऊल में पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए डेड प्रोटीन होने की वजह से जब हम लोग के बाल कटते हैं तो हमें दर्द नहीं होते हैं। अगर लिविंग प्रोटीन होता तो क्या होता है, ये लिविंग प्रोटीन होता अगर होता तो बाल कटते, नाखून कटते तो क्या होते, दर्द होते। ठीक है, और जो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर हमारा है वो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर कैसा होता है, सीट लाइक स्ट्रक्चर। इट इज सीट लाइक स्ट्रक्चर। इट इज सीट लाइक स्ट्रक्चर। नोट डाउन। Here is in beta pleated structure there is hydrogen bonding also, hydrogen bonding
also. Okay, example is silk. Example is silk. Okay, now note down. Next we will see tertiary structure of protein. Tertiary structure of protein, you can note the topic by pausing the video. Okay, tertiary structure of protein. Fruit. Tertiary structure of protein. Okay, let's see. Tertiary, it is this structure of protein. This structure of protein arise due to further coiling in a secondary structure. ओके, यहाँ पे जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फर्दर क्वाइलिंग होने लगती है तो टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है. और जो टर्सरी स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय टर्सरी एंड सेकेंडरी, यू कैन से बोथ secondary and tertiary structure of protein is stabilized by hydrogen bonding, disulfide bonding, and van der Waals force and strong and electrostatic forces. ओके, तो सिंपल सा है, जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फर्दर क्वाइलिंग होने लगती है तो हमारा क्या बनता है, जब फर्दर क्वाइलिंग होती है तो टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाता है. और ये टर्सरी स्ट्रक्चर में जो स्टेबिलिटी होती है वो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग एंड van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, इतने फोर्स मिलकर को उसको स्टेबलाइज करते हैं. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए. अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर. क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ओके. अब क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए फिर से कहाँ होगी क्वाइलिंग? टर्सरी स्ट्रक्चर के ऊपर से फिर से क्वाइल बनने लगे, फिर से चेन बनने लगे, तो वहाँ पे हमारा होगा क्या? क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर. तो सम प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ सम प्रोटीन्स
are made up of two or more polypeptide chain called subunits and spatial arrangement of these subunits is known as subunit give rise quaternary structure. ओके, कोई भी इस तरह से ऐसे दो चेन का जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो जाता है, उस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के कारण जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है उसी को हम कहते हैं क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर जो होता है वो सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। तो इस तरह से हम लोगों ने जान लिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से हम इसको याद कर सकते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल एक जो है कि सीक्वेंस को बताता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है कि फर्दर क्वाइलिंग इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें अल्फा हेलिकल के फॉर्म में भी हो सकता है और बीटा प्लेटेड के फॉर्म में हो सकता है, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रक्चर के लिए। इसके बाद अगर फर्दर क्वाइलिंग होने लगती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में तो टर्शियरी स्ट्रक्चर जनरेट होता है। और सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए जो फोर्सेस काम करते हैं उनमें एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरा जो है कि डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसके अलावा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर जो है कि सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और ये जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है और उन चेन्स के यानी जो सब यूनिट्स जिसको हम कहते हैं, इन सब यूनिट्स के स्पेशियल अरेंजमेंट को ही हम क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जान लिया, किस तरह से ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है? जब प्रोटीन अपने नेचुरल फंक्शन को लूज, प्रोटीन जब भी प्रोटीन को हीट करते हैं, पीएच चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, नेचर चेंज का मीडियम चेंज करते हैं, तो अपना वो नेचुरल वर्क करना बंद कर देती है, वो नेचुरल वर्क नहीं करती है। ठीक है, तो जब भी हम प्रोटीन के नेटिव फॉर्म में कोई चेंज लाते हैं तो वो प्रोटीन अपना जो है नेचुरल फंक्शन नहीं करती है। इस नेचुरल फंक्शन न करने को ही डीनेचुरेशन कहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, व्हेन अ प्रोटीन in a natural form
comma is subjected to change such as change in temperature, change in pH, the hydrogen bond disturbed, and unfolding takes place in globular form, and helical form, and it results and protein lose its biological activity, जब भी प्रोटीन के नेचुरल फॉर्म में हम कुछ चेंज करते हैं, पीएच टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाता है। अब जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर था वो अनक्वाइल्ड हो जाएगा, खुल जाएगा, जो फोल्डिंग थी वो खुल जाएगी, और जो प्रोटीन है अपना नेचुरल फॉर्म जो है कि लूज कर देगा। दिस इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, दिस इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग विटामिन्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।